हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम यूपीएससी। जैसा कि हम सब जानते हैं, इंडिया की सबसे प्रतिष्ठित सेवा यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 का पेपर हो चुका है। और यह पेपर किसी के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव रहा। जिनके लिए पॉजिटिव रहा उनके लिए बधाई मेरी तरफ से, और जिनके लिए पॉजिटिव नहीं रहा उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्किंग करते रहिए, ये एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज का पेपर जो था वो इस प्रकार था। चलिए देखते हैं। ये सिविल सर्विसेज पेपर एग्ज़ाम 2022 परीक्षण पुस्तिका अध्ययन फर्स्ट, ये जीएस फर्स्ट पेपर है, प्रश्न पत्र फर्स्ट। और ये कुछ अनुदेश लिखे हुए हैं उस पर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। त्वरित वित्तीयन प्रपत्र, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा, रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दिए जाने के उपबंधों से संबंधित है? इसका आंसर बताना था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे। एशियाई बैंक, एशियाई विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वित्त पहल, और डी ऑप्शन था विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर दो इस प्रकार है, ये देखिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन दिए हुए हैं। फर्स्ट कथन यह है, अंकित प्रभावी विनिमय दर, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट NEER में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। कथन नंबर 2 था, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट REER में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। और कथन नंबर 3 था, अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति NEER और REER के बीच में वर्तमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। तो इसमें ऑप्शन थे, इनमें से कोई एक बताना है। ए, 1 और 2, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, और डी, 1 2 3 तीनों। इनमें से कोई एक आंसर सही होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिए हुए हैं, यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक है तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। और यदि रुपए का तेजी से मूल्यह्रास हो रहा है तो RBI बाजार में डॉलरों का संभावित रूप से विक्रय कर सकता है। और कथन नंबर 3 था, यदि USA या यूरोपीय संघ में ब्याज दरें गिरती होती तो इससे संभावित रूप से RBI की डॉलरों की खरीद प्रेरित हो सकती। तो अब लिखा गया, उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, यानी ये 3 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, ऑप्शन डी, 1 2 3 में से बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी G20 कॉमन फ्रेमवर्क के बारे में पूछा गया है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज दिए हुए हैं। ये G20 और उसके साथ पेरिस क्लब द्वारा समर्थित पहल है। यह अवधारणीय ऋण वाले निम्न आय देशों को सहायता देने की पहल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2, डी, न 1 न बी, न 1 न 2। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर
5 भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मुद्रास्फीति संलग्न बॉन्ड इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड आईआईबीएस के क्या लाभ है। एक नंबर है, सरकार आईआईबीएस के रूप में अपने ऋण ग्रहण पर कूपन दरों को कम कर सकती है। 2 नंबर है, आईआईबीएस निवेशकों को मुद्रास्फीति के बारे में अनिश्चितता से सुरक्षा प्रदान करते हैं। कथन नंबर 3 है, आईआईबीएस पर प्राप्त ब्याज और साथ ही साथ पूंजीगत लाभ कर योग्य नहीं होते। और इनमें कथन दिए हुए हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इन तीनों में से बताना है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 3। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारत में कार्य कर रही विदेशी स्वामित्व की ई वाणिज्य फर्मों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो कथन ए है, अपने प्लेटफार्मों को बाजार स्थान के रूप में प्रस्तुत करने के अतिरिक्त वे स्वयं अपने माल का विक्रय भी कर सकते हैं। और कथन 2 है, वे अपने प्लेटफार्मों पर किस अंश तक अपने विक्रेताओं को स्वीकार कर सकते हैं, ये सीमित है। और नीचे इसके ऑप्शन दिए हुए 1 A B C, इनमें से कोई एक करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप अर्थव्यवस्था में वास्तविक क्षेत्र रियल सेक्टर का निर्माण करते हैं। ए किसानों का अपनी फसलें काटना, कपड़ा मिलों का कच्चे कपास को कपड़े के रूप में बदलना, और तीसरा है किसी वाणिज्यिक बैंक का किसी व्यापारिक कंपनी को धनराशि उधार देना, और चौथा है किसी कॉरपोरेट निकाय का विदेश में रुपयांकित मूल्य के बॉन्ड जारी करना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर चुनना है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, भारत के संदर्भ में हाल ही में जनसंचार माध्यमों में अक्सर चर्चित अप्रत्यक्ष अंतरण क्या है। अप्रत्यक्ष अंतरण को निम्नलिखित में कौन सी एक स्थिति सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करती है। तो इसमें कथन नंबर ए मतलब ऑप्शन ए, कोई भारतीय कंपनी जिसने किसी विदेशी उद्यम में निवेश किया हो और अपने निवेश पर मिलने वाले लाभ पर उसी बाहरी देश को कर अदा करती हो। कोई विदेशी कंपनी बी में है, कोई विदेशी कंपनी जिसने भारत में निवेश किया हो और अपने निवेश से मिलने वाले लाभ पर अपने आधारभूत देश को कर अदा करती हो। सी, कोई भारतीय कंपनी जो किसी बाहरी देश में मूर्त संपत्ति खरीदती है और उनका मूल्य बढ़ने पर उन्हें बेच देती है तथा प्राप्ति को भारत में अंतरित कर देती है। डी, कोई विदेशी कंपनी शेयर अंतरित करती है और ऐसे शेयर भारत में स्थित परिसंपत्तियों में अपना वस्तुगत मूल्य व्युत्पन्न करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है इधर, ये रहा देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। किसी संगठन या कंपनी द्वारा किए गए व्यय के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा या से सही है। नई प्रौद्योगिकी प्राप्त करना पूंजीगत व्यय है। ऋण वित्तीयन को पूंजीगत व्यय माना जाता है, जबकि इक्विटी वित्तीयन को राजस्व व्यय माना जाता है। इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। ये नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देख सकते हैं आप। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है, ये रहा 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एचएन सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसरण में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। 2 नंबर है,
भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने हेतु शक्ति प्रदान करता है। 3 नंबर है। भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। और 4 नंबर है। भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने के लिए संसद में शक्ति निहित है। और इसके ऑप्शन है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है इसमें से बताना है। ये ऑप्शन है, इनमें से कोई एक बताना है। और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर ये 1 है, घरेलू वित्तीय बचत का एक भाग सरकारी ऋण ग्रहण के लिए जाता है। और कथन नंबर 2 है, नीलामी में बाजार संबंधी दरों पर जारी दिनांकित प्रतिभूतियां आंतरिक ऋण का एक बड़ा घटक होती है। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। सही बताना है, दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें बताना है। और आगे क्वेश्चन नंबर 12। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, सरकारी विधि अधिकारी और विधिक फर्म अधिवक्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है, किंतु कॉर्पोरेट वकील और पेटेंट न्यायवादी अधिवक्ता की मान्यता से बाहर रखे हुए हैं। ये कथन नंबर 1 है। और कथन नंबर 2 है, विद्यकीय परिषदों बार काउंसिलों को विधिक शिक्षा और विधि महाविद्यालयों की मान्यता के बारे में नियम अधिकथित करने की शक्ति है। और इसमें भी 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। ये रहा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, किसी संविधान संशोधन विधेयक को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा होती है। कथन नंबर 2, जब कोई संविधान संशोधन विधेयक भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो भारत के राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकर है कि वह अपनी अनुमति दें। और 3rd नंबर कथन है, संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना ही चाहिए और इसके लिए संयुक्त बैठक का कोई उपबंध नहीं है। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, डी में 1, 2, 3 सारे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, इसका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री और राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। इसमें कथन नंबर 2 है, भारत सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये एक नियम निकाला हुआ है इंडियन गवर्नमेंट का। और इसमें भी कौन सा कथन सही है ये बताना है और ऑप्शन ये आपके सामने है। आगे है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा की अनन्य शक्तियां हैं। आपात की उद्घोषणा का अनुसमर्थन, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करना, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना। इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन नंबर 1 है, ये कानून भी निर्दिष्ट करता है कि कोई नाम निर्दिष्ट विधायक सदन में नियुक्त होने के 6 मास के अंदर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं हो सकता। और कथन नंबर 2 है, यह कानून कोई समयावधि नहीं देता है जिसके अंदर पीठासीन अधिकारी को दल बदल मामला विनिश्चित करना होता है। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं और बताना है कि कौन से इन दोनों में से कौन से सही है कौन से सही नहीं है। सही है उन पर टिक लगाना है। अब है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन है, इस पर विचार करना है कि इनमें से कौन से सही है। 2 कथन दिए हैं, ए और बी, सॉरी 1 और 2। और इसमें ये ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आप देख सकते हैं 4, इनमें से बताना है।
क्वेश्चन नंबर इसमें इधर ही 19 है। 19 नंबर क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर, इसमें भी 3 कथन दिए हुए हैं, 1 2 3, और बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो ये बताने। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 18, भारत में न्यायालयों द्वारा जारी रिटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी ये रिट के संबंध में कुछ कथन दिए हुए हैं। कथन नंबर, किसी प्राइवेट संगठन के विरुद्ध जब तक कि उसको कोई सार्वजनिक कार्य नहीं सौंपा गया हो, परमादेश मैंडेटनेस नहीं होगा। 2, किसी कंपनी के विरुद्ध भले ही वह कोई सरकारी कंपनी हो, परमादेश मैंडेटनेस नहीं होगा। और थर्ड नंबर है, कोई भी लोक परवरण व्यक्ति, पब्लिक माइंडेड पर्सन, अधिकार परीक्षा को वारंट रेट प्राप्त करने हेतु न्यायालय में समावेदन करने के लिए याची पिटिशनर हो सकता है। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन आप देख सकते हो। कथन नंबर फर्स्ट है, ये कथन नंबर, ये देखिए कथन नंबर फर्स्ट है, जिसे आप देख सकते हो आराम से। और ये कथन नंबर सेकंड है, जिसे भी आप देख सकते हो। इसके बाद ये कथन नंबर थर्ड है, और ये कथन नंबर फोर्थ है। और इनमें बताना क्या है, बताना ये है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा, इन ऊपर वाले 4 कथनों में से कौन कौन से कथन सही है, इसके आधार पर इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन भरना है। अब देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, क्या है, निम्नलिखित फसलों में कौन सी एक मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। ए कपास, बी धान, सी गन्ना, डी गेहूं। और इधर है, इधर क्वेश्चन नंबर 25 दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये कुछ शिखर दिए हुए, नामचा, बरवा, नंदा देवी, नवटेक, और इधर पर्वत दिए, गढ़वाल हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सिक्किम हिमालय। हम जानते हैं ये हिमालय के प्रकार है, कौन कौन से हिमालय के प्रकार है। इनमें से बताना क्या है कि उपयुक्त युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है। और इधर क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान के खेतों का बारी बारी से क्लेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है। बीज की कम आवश्यकता, मेथेन का कम उत्पादन, बिजली की कम खपत। और इसमें भी यही बताना है कि सही उत्तर कौन सा है। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, पश्चिम अफ्रीका की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी एक सूख कर मरुस्थल में बदल चुकी है। पश्चिम अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप की कोई 4 झीलें बताई गई है, और बताना है कि इनमें से कौन सी झील है सूखकर मरुस्थल में बदल चुकी है। ए लेक विक्टोरिया, बी लेक फागुबिन, सी लेक ओगुटा, डी लेक वोल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैनायन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। ए कावेरी, बी मंजीरा, सी पेनार, डी तुंगभद्रा। और ये हो चुका है क्वेश्चन नंबर 26, अक्सर समाचारों में सुनाई देने वाला शब्द लिवेंट मोटे तौर पर निम्नलिखित क्षेत्र में किस क्षेत्र से संगत है। तो ये 4 कथन दिए हुए हैं, सॉरी ऑप्शन दिए हुए हैं। पूर्वी भूमध्य सागर तट के पास का क्षेत्र, उत्तरी अफ्रीकी तट के पास का मिस्र से मोरक्को तक फैला क्षेत्र, फारस की खाड़ी और अफ्रीका के सुरंग हॉर्न ऑफ इंडिया के पास का क्षेत्र, डी भूमध्य सागर के संपूर्ण तटवर्ती क्षेत्र। अब है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। और इसमें बताने की उपयुक्त में से किनकी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान मैप में कहाँ पड़ता है आप जानते ही होंगे, क्योंकि यूपीएससी का पेपर देने जा रहे हो तो इतना तो पता होना ही चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 28, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन है और नीचे दिया उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, इनमें से कौन सा सही है ये बताना है। और इधर क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा। अब बताना है कि उपयुक्त में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर द्वारा बनाए गए हैं, और ये ऑप्शन है, ऑप्शन में से बताना है। इधर क्वेश्चन नंबर 29, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है, और इसमें 4 ऑप्शन जून के, ऑप्शन ए जून महीने का पहला पखवाड़ा, बी जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, सी जुलाई महीने का पहला पखवाड़ा, डी जुलाई महीने का दूसरा पखवाड़ा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आर्द्र भूमि झील दी गई है इसमें, और अवस्थान यानी ये कहाँ पे स्थित है, और ये 4 जिले हैं। ये बताना है कि उपयुक्त युग्मों में से कितने सही सुमेलित है, यानी ये कौन कौन से सही सुमेलित है ये बताने हैं। ये पढ़ लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 32, वेब 3.0 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ये कथन दिए हुए हैं और इनमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ये कथन देख सकते हैं आप आराम से, 3 कथन है, और बताना है कि इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, सॉफ्टवेयर सेवा के रूप में सॉफ्टवेयर एज सर्विस CaaS संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कथन नंबर फर्स्ट, कथन नंबर सेकंड, कथन नंबर थर्ड, और बताना है कि उपयुक्त में से कौन से सही है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जनसंचार माध्यमों में बहुचर्चित प्रभाजी कक्षीय बमबारी प्रणाली के आधारभूत विचार में को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। आप देख सकते हैं इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनको अच्छे से पढ़ना है और बताना है कि ये क्वेश्चन में से कौन सा आंसर है इसका। अब है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में कौन से एक प्रसंग में होता है। ए क्लाउड सेवाएं, बी क्वांटम संगणन, सी दृश्य प्रकाश संचरण प्रौद्योगिकियां, डी बेतार संचार प्रौद्योगिकियां। ये साइंस फिजिक्स का क्वेश्चन है वैसे। निम्नलिखित संचार प्रौद्योगिकियों पर विचार कीजिए। निकट परिपथ, क्लोज सर्किट टेलीविजन, रेडियो आवर्ती निर्धारण, बेतार स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क। उपयुक्त में से कौन सी लघु प्रौद्योगिकियां मानी जाती है, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं 4, इनमें से बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव परत बायोफिल्म मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतर्रोपों पर बन सकती है। कथन नंबर 2, जैव परत खाद्य पदार्थ और खाद्य प्रसंस्करणों संस्थाओं पर बन सकती है। जैव परत प्रतिजैविक प्रतिरोध तो पर बन सकती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ये देख सकते हैं आप, प्रजैविक जैविक प्रजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए है, और ये कथन आप देख सकते हो सारे के सारे 3 कथन हैं। अब इनमें से बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है, इन तीनों कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। ये 39, कोविड-19 विश्व महामारी को रोकने के लिए बनाई जा रही वैक्सीनों के प्रसंग में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3, इसमें भी 3 कथन दिए हुए हैं, और इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। 4 ऑप्शन, इनमें से बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 40, यदि कोई मुख्य सौर तूफान, सौर प्रज्वाल
पृथ्वी पर पहुंचता है तो पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन से संभव है? ये देखिए, ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, और इन सबको पढ़ने के बाद बताना है कि नीचे दिए के कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर बताना है इसमें भी। अब है जलवायु कार्रवाई ट्रैकर, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, जो विभिन्न देशों के उत्सर्जन अपचयन के लिए दिए गए वचनों की निगरानी करता है। क्या है? अब ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से बताना है कि कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये कथन दिए हुए हैं, कथन 1, कथन 2, आप देख सकते हो। ये कुल 5 कथन है और इनमें बताना है उपयुक्त कथनों में निम्न में से कौन सा सही है, यानी 5 कथनों में से कौन कौन से सही है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 43। यदि वर्षा वन और उस उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्र भूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती। निम्नलिखित में आर्द्र भूमियों का कौन सा एक कार्य उपयुक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? और इसमें ये ऑप्शन दिए हुए। ऑप्शन ए, ये देखिए, आप देख सकते हैं आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, WHO के वायु गुणवत्ता विनिर्देशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से पर विचार कीजिए। ये कथन देख सकते हैं आप और इसमें बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45। कभी कभी समाचारों में उल्लिखित गुच्छी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 3 कथन दिए हुए हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 46 ये क्वेश्चन है और इसके ये 4 ऑप्शन है, सॉरी कथन है। इसके बाद बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है? अब इनमें से बताना पक्षी नहीं है वो है गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पूनबिल, व्हाइट आइबिस। अब क्वेश्चन नंबर आगे जाते हैं 48 पर। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप है? तो ये 6 दिए हुए हैं, देख सकते हैं आप, आराम से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है जिसे आप आराम से देख सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 है, मियावाकी पद्धति किसके लिए विख्यात है? और ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सही होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें भी ये कुछ कथन से दिए हुए आरक्षित विषय दिए हुए और ये देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए। ये क्वेश्चन नंबर 52, मध्यकालीन भारत में शब्द फणम किससे निर्देशित करता था? और ये कुछ ऑप्शन है, पहनावा, सिक्के, आभूषण, हथियार। और क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। ये 3 स्वतंत्रता सेनानी है और इनको बताना है कि गदर पार्टी के साथ सक्रिय रूप से कौन कौन जुड़े थे इनमें से। अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 54, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में क्रिप्स मिशन ने जो प्रस्ताव रखे थे है, ये 2 कथन दिए हुए, इनके संबंध में बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है, यानी इन दोनों कथनों में से कौन कौन से सही है, तो ये बताना है। अब है 55, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। नीतिकरण, परिशिष्ट पर्वन, अवदान शतक, त्रिषष्टि लक्षण, महापुराण। उपयुक्त में से कौन से जैन ग्रंथ है? इनमें से बताने कौन कौन से जैन ग्रंथ है। अब क्वेश्चन नंबर
56। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए और ये बताने कि जैन विद्वान आर्यदेव, दिग्नाग, बौद्ध विद्वान, नाथ मुनि, वैष्णव विद्वान, इनमें से कौन से युग में सुमेलित है। 57 है क्वेश्चन नंबर 57, आप आराम से देख सकते हो। इसमें बताना है कौन सा सही है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्हादारन कहलाते थे अरब व्यापारी, कलंदर फारसी, खुशनवी सैयद। और ये है 59 क्वेश्चन नंबर, ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये भी हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। वैसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र के बारे में पूछा हुआ है कि इसमें कौन कौन से सही है और इसमें बताना है कौन सा सही है। अब है क्वेश्चन नंबर 61, यूएस फेडरल रिजर्व सख्त मुद्रा नीति के बारे में पूछा गया है और ये 3 कथन दिए हुए हैं और बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है। इसके बाद ये देखिए 62, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, आंध्र प्रदेश, केरल, त्रिपुरा, इनमें से कौन से चाय उत्पादक है। और ये क्वेश्चन नंबर 63 है, देख सकते हैं आप, कथन दिए हुए और बताना है कि कौन से सही है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस में कथन सही है यही पूछा गया है, ना कि ये कि कौन से कथन गलत है। ये देखिए 64, 3 कथन दिए हुए और प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। उत्तर देना है परिवर्तनीय बॉन्ड वाला, ये 65 नंबर क्वेश्चन, आप आराम से देख सकते हो उससे। इसमें भी यही बताना है कौन सा कथन सही है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 66 ये है, इसमें भी बताना है कि किन भारत उपयुक्त में से किसका सदस्य है, इसमें से बताना है। और अब है क्वेश्चन नंबर 67, ये आप देख सकते हो, इसके 5 कथन दिए हुए हैं जो अच्छे से पढ़ने हैं आपको। उसके बाद बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और ऑप्शन 4 ऑप्शन है, इनमें से बताना है आपको। और क्वेश्चन नंबर 68, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करके में स्थिरता बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, उपभोक्ता वगैरह वगैरह। और इसके ऑप्शन है 4, इनमें से बताना है कौन सा इसके लिए उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन नंबर 69, देखिए नॉन फंजिबल टोकन्स वगैरह वगैरह। उसके बाद ये कथन दिए हुए हैं, कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 70, ये जलाशय और राज्य है कहाँ कहाँ पर स्थित है, बताना है कि कौन सा युग सुमेलित नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 71 है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना कौन सा सही वाला बताना है इसमें। और ये कोयले के बारे में आ गया, अभी कोयले का विवाद तो चल ही रहा था भारत में, तो वैसे भी कोयले की कमी चल रही थी, इतने में क्वेश्चन भी पूछ लिया। ये ऑप्शन है इसके, ये 73 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो आराम से। मैं धीरे धीरे इसलिए निकाल रही हूँ आपके लिए, ताकि आप आराम से पढ़ सको, इसका आंसर दे सको। चाहो तो आप किसी नोटबुक में नोट भी कर सकते हो इनको। और जो ही मुझे इसके आंसर्स मिलेंगे इन क्वेश्चंस के, मैं आपके लिए एक वीडियो इस बारे में भी ज़रूर बनाऊंगी। ये क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 75, ये क्वेश्चन नंबर 76, बताना कौन सा कथन सही है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 77, 4 ऑप्शन, इनमें से बताना कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 78, आप आराम से पढ़ सकते हो, इसको पूरा स्क्रीन पे दिख रहा है ये। अब क्वेश्चन नंबर 79, चाय बोर्ड के बारे में ये 4 कथन दिए हुए हैं, कौन से कथन सही है बताना। क्वेश्चन नंबर 80, ABCD। क्वेश्चन नंबर 81, ये देखिए 1 2 82,
क्वेश्चन नंबर, इसमें भी यही बताना है कि कौन सा सही है। और ये 83, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। आर्मीनिया, अजरबैजान, क्रोएशिया, रोमानिया, उज्बेकिस्तान निम्नलिखित कौन से तुर्की राज्यों के संगठन के सदस्य हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इसे करना है। और ये आप क्वेश्चन नंबर 84 देख सकते हो, 84 देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 85 इंग्लिश वालों का वैसे है, इंग्लिश वाले क्वेश्चंस का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी। ये है, ये देखिए क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। ऑप्शन डी बी, ये 87 नंबर क्वेश्चन है। ये अब फिर से इधर से क्वेश्चन नंबर 88, आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। 90 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां क्वाकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। तो है फर्स्ट है चींटी, कॉकरोच, केकड़ा। अब आगे देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अशोक के प्रमुख शिलालेख, वह स्थान जिस राज्य में यह है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं नीचे। क्वेश्चन नंबर इधर 94 भी है, ये किसके राज्यकाल में योग वासिष्ठ का निजामुद्दीन पानीपति द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर, हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब। ये क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 93 आराम से देख सकते हो। बाया क्वेश्चन नंबर 95 94 पहले से कर चुके हैं अपन। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा रामानुज की आसन मुद्रा में विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का उद्घाटन किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा रामानुज की शिक्षाओं को सही निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 96, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वेरावल में सोमनाथ मंदिर के निकट नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। ये देखिए सोमनाथ मंदिर ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक है। हाँ ये सही है। अलबरूनी ने सोमनाथ मंदिर का वर्णन किया है। सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन द्वारा की गई थी। इनमें से कोड का प्रयोग कर बताना है कि कौन सा सही है। और अब लास्ट में क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मानव शरीर में बी कोशिकाओं और टी कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है। वे शरीर के पर्यावरण प्रतियोजकों एल्जर्नोक से संरक्षित करती है। वे शरीर के दर्द और सूजन का अपशमन करती है। वे शरीर के प्रतिरक्षा निवेशकों की तरह काम करती है। वे शरीर को रोगजनकों द्वारा होने वाले रोगों से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 98 देख सकते हो आप। और क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है। 1, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। और ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। वातावरण में उपयुक्त में से किसकी अधिकता से अम्ल वर्षा होती है। इसमें भी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है।